गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जो आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो कि अपना जो चैप्टर चल रहा है उसमें जो आगे का टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर आज और डिस्कस करते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो जो मानव का पाचन तंत्र चल रहा है, ठीक है। और अपने अंदर अपने इसमें टॉपिक में जो आज का जो चैप्टर में आज का जो टॉपिक है अपना जो 22 नंबर का ये चैप्टर है, आपको पता ही होगा आरबीसी की बुक के अंदर मानव का पाचन तंत्र। तो मानव के पाचन तंत्र के अंदर वह आहार नाल की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके बारे में अपन मुख के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और मुख गुहा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद ग्रसनी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, ग्रसिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो आहार नाल का एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका नाम है आमाशय, ठीक है। आमाशय, स्टोमक, इंग्लिश में बोले तो स्टोमक। तो बच्चों, इसको बुक्स में थोड़ा कम देर का है, थोड़ा और भी अपन डिटेल से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लेकिन जितना भी है बुक वाला तो अपन कवर करना ही करना है। तो अपने एक एक लाइन को मैं ध्यान से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसके अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे डायग्राम नहीं दे रखे तो ये डायग्राम मैंने बनाया, तो आप इनको अच्छे से रफ में बना के फिर फाइन में आप डायग्राम तैयार करना, लेकिन इनको पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों, बात करते हैं, सबसे पहले आमाशय की बात करते हैं, ठीक है। आमाशय की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं। तो आमाशय जो होता है, उदर गुहा, जो ये अपनी उदर गुहा होती है, ये वक्षीय गुहा है, ठीक है। ये वक्ष गुहा, ये उदर गुहा है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, तनुपट होता है। इसके बीच में क्या होता है, तनुपट होता है। जैसे मैंने पहले एक जो डायग्राम बनाया था पूरा, उसमें आप देखो पाचन तंत्र का, उसमें तनुपट बनाया, डायफ्राम बनाया था। तनुपट का मतलब डायफ्राम, जो क्या करता है, उदर गुहा और वक्ष गुहा हुई। ऊपर वाली वक्ष गुहा है जिसमें फेफड़े स्थित होते हैं, नीचे वाली उदर गुहा होती है, इसमें क्या होती है, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, जो आंत वगैरह, आमाशय वगैरह ये स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये तनुपट है जो यहाँ पर इस प्रकार से पाया जाता है, डोम शेप होता है ये। तो ये क्या कहते हैं, वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग अलग करता है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में, स्थिति की बात करते हैं आमाशय की। तो आमाशय की स्थिति की बात करते हैं तो उदर गुहा में बाईं ओर ये, ठीक है, बाईं ओर की बात करें इधर, ठीक है, इधर की तरफ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उदर गुहा में बाईं ओर तनुपुट के नीचे स्थित होता है। आमाशय की स्थिति की बात करें तो क्या होता है, ये उदर गुहा में बाईं ओर स्थिति क्या है, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और तनुपट के नीचे स्थित होता है, तनुपट के नीचे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, तनुपट, डायफ्राम के नीचे। मैंने बताया डायफ्राम जो वक्ष गुहा और उदर गुहा अलग अलग करता है, उसके तनुपट होता है, तनुपट के नीचे स्थित होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, आप दिमाग में बिठा लेना। फिर क्या होता है कि आपको पता है, ग्रसिका या जो ग्रासनाल होती है, जो इसोफेगस होती है, वो तनुपट को भेद कर आमाशय से आके जुड़ती है। क्या होती है, तनुपट को भेद कर आमाशय से आके ये जुड़ती है, ठीक है। बात करते हैं कि ग्रासनाल है जो तनुपट, मैंने बताया तनुपट जो अलग अलग करता है, यहाँ से इसको भेद कर, इस प्रकार से भेद कर, और जहां पे इसको भेद कर जाती है और कहां पे जुड़ती है, आमाशय से जाके जुड़ती है, ठीक है। ये बात होगी। और आमाशय क्या है, एक पेशी थैलीनुमा संरचना, मतलब पेशी का बना, ये देखो डायग्राम देखो, इस प्रकार पेशी से बना हुआ थैलीनुमा संरचना होता है। आमाशय की बात करें तो आमाशय एक पेशी से बना हुआ थैलीनुमा संरचना होता है। देखो थैला सा है इस प्रकार से, जो इसमें क्या होता है, अस्थायी रूप से भोजन क्या होता है, संग्रह होता है और फिर उसका पाचन होता है, ठीक है। पाचन रस इसमें मिलाई जाती है, HCl वगैरह इसमें मिलाई जाती है, उसका फिर पाचन होता है। तो आमाशय पेशी थैले के समान भाग होता है। और आमाशय की फिर बात करते हैं, आमाशय के बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 भाग होते हैं। आगे जो अपने इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर ये तो अपना परिचय की बात होगी कि आमाशय पे थैलेनुमा संरचना होती है और ये तनुपट के नीचे और बाईं ओर स्थित होता है। और ये जो ग्रासनाल जो तनुपट को भेद जाती है, आमाशय के प्रथम भाग से जुड़ती है, ठीक है। आमाशय के जो प्रथम कार्डिक भाग उससे जुड़ती है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं। आमाशय की बात करें तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है। आमाशय पहला भाग है जठरागम भाग होता है, दूसरा भाग फंडस क्षेत्र होता है, तीसरा जठर निर्गमी भाग होता है। तीसरा कौन सा होता है, जठर निर्गमी भाग होता है। जठरागम कार्डिक पार्ट,
फंडस पार्ट और पाइलोरिक पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। देख लो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये ग्रेसिका आगे जुड़ी, इसोफेगस यहाँ पे आगे जुड़ी है। ये अगर जठरागम भाग है, इसको कार्डिक पार्ट बोलते हैं। जो पहले वाला भाग होता है, सबसे प्रथम भाग होता है जहाँ पर आके ग्रेसिका जुड़ती है, वो जठरागम भाग होता है। इसके बाद ये बीच वाला भाग होता है, ये फंडस वाला भाग है। और ये लास्ट वाला भाग होता है जो किसी ग्रहणी से या छोटी आंत से जुड़ा रहता है। ये छोटी आंत चालू रहती है यहाँ पे, और छोटी आंत का ये जो वाला भाग है, ये कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है, जो ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा भाग है? ग्रहणी, ठीक है। इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। और ये छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत यहाँ से चालू हो जाती है। तो ये 3 भाग हो गए, जठरागम भाग, फंडस क्षेत्र और पाइलोरिक क्षेत्र, जठर निर्गमी भाग, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट इसको बोलते हैं। 3 भाग हो गए। अब सबसे पहले बात करते हैं जठरागम भाग की। जठरागम भाग क्या होता है, इसके बाद बात करेंगे। ये इसका आमाशय का सर्व प्रथम भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है, जो ग्रेसिका से जुड़ता है, ठीक है। ये जठरागम भाग है ना, ठीक है। जठरागम भाग होता है, इसको कार्डिक पार्ट बोलते हैं। ये पार्ट जो आमाशय का वो भाग होता है जिससे ग्रास नाल आके जुड़ती है, या ग्रास नाल इससे आके जुड़ती है, ठीक है, वो भाग होता है। अब नेक्स्ट बात आती है ग्रेसिका, ग्रास नाल और जो जठरागम है, इसके बीच जहां पर मतलब जठरागम ग्रास नाल से जुड़ता है, उस भाग को कार्डिया बोलते हैं। याद रखना, मतलब इसोफेगस जहां पर आके आमाशय से जुड़ती है, आमाशय के कार्डिक भाग से जुड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डिया बोलते हैं। कार्डिया बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलेंगे बच्चों? कार्डिया बोलेंगे। और इसके अंदर, कार्डिया के अंदर क्या होते हैं? अवरोधनी पाई जाती है, कार्डिक अवरोधनी पाई जाती है, ठीक। कार्डिक संकोचन पाया जाता है। कार्डिक इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है? जो उसको बंद कर सके, जो इस चित्र को बंद कर सके, ठीक है। इंस्पेक्टर का मतलब है संकुचन का मतलब, कार्डिक संकुचन का मतलब क्या होता है कि जो इसको बंद कर सके, तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कार्डिक इंस्पेक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। कार्डिक इंस्पेक्टर का मतलब कार्डिक संकोचक पाए जाते हैं, ठीक है। संकोचन करने वाला, संकोचन का मतलब जैसे ये खुली है मोटी, अब इसको ऐसे बंद हो गई थी, इस प्रकार से ये संकोचन हो गया, संकोचन हो। तो यहाँ पे कार्डिक संकोचन पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्पेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर जो संकुचन पाए जाते हैं, मतलब इसको क्षेत्र को बंद करने के लिए कुछ मस्कुलर संरचना यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर जो इसको छिद्र को, इसको कार्डिया को बंद कर दे, ठीक है। इनके बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? या यहाँ पर आकर जुड़ती है भाग कार्डिया बोलते हैं। और यहाँ पर एक क्या पाया जाता है? कार्डिक संकोचक, संकोचन पाया जाता है, ठीक है। और संकोचन को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्पेक्टर, या हिंदी में बोले तो जठरागम अवरोधनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब स्टोमक फुल हो जाता है, ठीक है, इस स्टोमक जब ये आमाशय फुल हो जाता है, तो इसका जब इसमें भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, तो इसमें क्या होती है? संकुचन होता है। संकुचन से क्या होता है? कई बार भोजन विपरीत दिशा में ऊपर भी आ जाता है वापस मुंह में, तो वो ना आए, इसलिए क्या होता है? ये वापस विपरीत फ्लो ना हो, इसका विपरीत दिशा में वापस प्रवाह नहीं, इसलिए क्या होता है? ये गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्पेक्टर या जठरागम अवरोधनी इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे फंडस क्षेत्र की, ठीक है। फंडस रीजन की बात करते हैं। फंडस रीजन की बात करें तो फंडस रीजन होता है, ये मध्य का भाग होता है, ये, ठीक है। देखो, ये आमाशय का अधिकांश भाग होता है, मतलब 80% भाग में फंडस भाग होता है, ये मध्य का भाग होता है। 80% भाग आमाशय का जो 80% भाग होता है ये बनाता है, ठीक है। देखो, ज्यादातर भाग होता है, 80% भाग होता है फंडस क्षेत्र से बना होता है। डायग्राम में देखिए आप तथा यहीं पर पाचक रसों का स्तर होता है, ये आमाशय के मध्य भाग का निर्माण करता है। देखो, ये क्या करता है? ये जो फंडस भाग है, ये मध्य भाग होता है इसका आमाशय का, और ये आमाशय का 80% भाग बनाता है। और इसमें पाचक रसों का स्तर होता है, जो पाचक रस है वो स्त्रावित होते हैं, जिससे क्या भोजन पचता है, ठीक है। ये मतलब आमाशय का अधिकांश भाग, मतलब 80% भाग ये फंडस से ही बना हुआ होता है। तो ये होगी फंडस क्षेत्र, जठरगम क्षेत्र। अब बात करते हैं जठर निर्गमी भाग की या पाइलोरिक रीजन की। तीसरा भाग है ये, जो पाइलोरिक रीजन होता है आमाशय का अंतिम भाग होता है, जो किससे जुड़ा रहता है? जो छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ा होता है। ये छोटी आंत के ग्रहणी, जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है।
यहाँ पर भी क्या होता है, एक ही जहां पर ये छोटी आंत की ग्रहणी से जुड़ता है वहां उस भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाए जाते हैं। और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी क्या करते हैं, भोजन के विपरीत फ्लो को रोकते हैं। विपरीत फ्लो को रोकने का मतलब क्या हो गया कि जब मान लो इसको बंद हो जाए, ये भोजन और बचा हुआ भोजन आगे ना चला जाए इसलिए बंद हो जाए, तो क्यों भोजन को कुछ समय के लिए इसमें आमाशय के अंदर रोकना होता है। भोजन को कुछ समय के लिए आमाशय के अंदर रोकना होता है, ठीक है। भोजन को कुछ समय के लिए आमाशय के अंदर क्या होता है, रोकना होता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि ये जो स्फिंक्टर बंद हो जाए ताकि इसमें रुका हो, तो ये फ्लो उसको भी रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाइलोरिक स्फिंक्टर या बोले तो जठर निर्गम अवरोधनी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, जठर निगम पाइलोरिक स्फिंक्टर, हिंदी बोले तो जठर निगम अवरोधनी पाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात जो डिस्कस करते हैं, ये तो होगी 3 भागों की बात होगी मुख्य रूप से, ठीक है। इसके बाद जो बुक वाली जो बात आती है, जो बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात दे रखी है वो क्या आती है, देखो कि आमाशय भित्ति का निर्माण 4 स्तरों से होता है। फिर जो बुक में जाके देखे उस हिसाब से पढ़ते हैं, तो बुक में थोड़ा चारों स्तरों नाम भी नहीं देगा और क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो वो अपन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर है कि आमाशय भित्ति का निर्माण 4 स्तरों से होता है। आमाशय भित्ति का निर्माण, ठीक है, आमाशय भित्ति का निर्माण कितने स्तरों से होता है बच्चों, 4 स्तरों से होता है, ठीक है। वो के वो स्तर है, लेकिन यहाँ पेशी स्तर उसमें थोड़ा परिवर्तन है। जो अपने क्योंकि इसमें अपन ग्रेसिका के स्तर पढ़े थे, फिर आगे अपन आंत्र के स्तर भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्तर वही होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इनमें परिवर्तन होता है संरचना। पहला है सिरोसा है, पहला स्तर वो सिरोसा है, इसको पेरिटोनियम बोलते हैं। जो विसर्ग पेरिटोनियम जो उसको आश्रित करती है, प्रत्यास्थ वो जो तंतु होते हैं उनसे संयोजक, जो प्रत्यास्थ संयोजक उससे बनी हुई होती है, सिंपल सी बात है। इसके बाद दूसरा जो स्तर था, देखो यहाँ पर भी मैंने बना रखा है, स्ट्रक्चर बनाई है, देखो आपके बुक में नहीं देखी है लेकिन मैंने बनाई है। ये सबसे बाहर, ये देखो ये लाइन है सिरोसा है सबसे बाहर, ठीक है, मैंने बाहर से अंदर की तरफ बनाई है। ये बाहर वाला स्तर है, मतलब इस प्रकार से बनाए अपन, तो ये सिरोसा बाहर वाला स्तर है, ठीक है। इस प्रकार से पेशी स्तर होगा, फिर सबम्यूकोसा होगा, और फिर इस प्रकार से ये अंदर वाला जो म्यूकोसा स्तर या श्लेष्मिक स्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा स्तर है, ये चौथा स्तर है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ बनाई है। तो ये सिरोसा सबसे बाहरी स्तर होता है इसका, जो पेरिटोनियम होती है, विसर्ग पेरिटोनियम से आश्रित रहता है, वो होता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, आता है पेशी स्तर आता है, ठीक है। पेशी स्तर होता है, बुक में आपने नीचे दे रखी है लाइनें, ध्यान देना, बुक में पेशी स्तर के बारे में देखिए, बाकी ओरमत के बारे में दे नहीं रखी है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो याद है पेशी स्तर होता है, पेशी स्तर में भी यहाँ पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। पेशी स्तर में 3 प्रकार की पेशियों के स्तर पाए जाते हैं। देखो एक तो होती है अनुदैर्घ्य पेशियां, जो इस प्रकार से सीधी होती है, जैसे मैंने वहां पर बताया कि उस प्रकार से ये इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से लंबाई में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी होती है वर्तुल पेशियां, जो इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, वर्तुल पेशियां, है ना, जो वर्ताकार ऐसे पाई जाती है, ठीक है। और तीसरी आती है तिर्यक पेशियां, जो तिरछी होती है इस प्रकार से। तो पेशी स्तर में यहाँ 3 स्तर हो गए पेशियों के, पेशी स्तर में यहाँ पर 3 स्तर हो गए पेशियों के, ठीक है। पेशी स्तर में यहाँ पर 3 स्तर हो गए। पहला तो अनुदैर्घ्य, जो इस पर लंबाई में पाई जाती है इस प्रकार से सीधी। दूसरी वर्तुल, जो इस प्रकार से होगी, ठीक है, वर्ताकार इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तीसरी तिर्यक, जो आड़ी तिरछी होगी, ठीक है। तो 3 पेशियां इसमें पाई जाती है। 3 क्यों पाई जाती है ये बता दूं आपको, क्योंकि स्टोमक के अंदर क्या होता है बच्चों, भोजन को गलाया जाता है। आमाशय के अंदर भोजन को कुछ समय के लिए रखकर उसको गलाया जाता है। गलाने के बाद क्या होता है, उसको ऐसे
जैसे थैले को अपन मरोड़ते हैं उस प्रकार मरोड़ा जाता है कि उसका चूर्ण बन जाए, वो अच्छे से पचित हो जाए, उसका कायम बन जाए। इसलिए क्या होती है, पेशियों का इसमें मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार चारों तरफ से इसको दबाव डालने के लिए पेशियों के 3 स्तर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है श्लेष्मिका आता है, ठीक है, सबम्यूकोसा स्तर आता है। और सबम्यूकोसा स्तर वही होता है, सबम्यूकोसा स्तर ये संयुजक से बना होता है, जिसे अपन औसत में बात करें, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें भी रुधिरवाहिनियां, लसिकाएं, ठीक है, तंत्रिकाएं, ये जो होती है वो ज्यादा मात्रा में इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद चौथा स्तर आता है जो सबसे भीतरी स्तर होता है। ये देखो सबसे भीतरी स्तर होता है, चौथा स्तर सबसे अंदर का स्तर है, जो मतलब क्या होता है, जो कंटेंट के टच में रहता है, जो भी इसके अंदर आएगा, जो भी भोजन आएगा उसके टच में, ये सबसे चौथा स्तर होता है, ये सबसे इसके संपर्क में रहता है। चौथा स्तर सबसे आंतरिक स्तर होता है। तो चौथा स्तर की बात करें, चौथा स्तर होता है श्लेष्मिका या म्यूकोसा, ठीक है। चौथा स्तर होता है वो कौन सा होता है, वो तो श्लेष्मिका या म्यूकोसा होता है, ठीक है। और म्यूकोसा की बात करें, ठीक है, म्यूकोसा की बात करें तो ये सरल स्तंभाकार उपकला से बना होता है। किससे बना होता है, सरल स्तंभाकार उपकला से बना हुआ होता है। पहली बात तो ये है ना, ये जो उपकला होता है पाया जाता है वो किस प्रकार का, सरल स्तंभाकार उपकला होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, सरल स्तंभाकार उपकला से बना होता है ये। और श्लेष्मिक उपकला सरल स्तंभाकार उपकला, इसमें श्लेष्मा स्रावित कोशिका पाई जाती है। इसमें क्या होती है, श्लेष्मा स्रावित करने वाली, क्यों, क्योंकि ये जो श्लेष्मा स्तर होगा अंदर का, ठीक है, श्लेष्मिक स्तर होगा, ये म्यूकोसा स्तर, इसमें श्लेष्मा स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। और श्लेष्मा स्रावित करने वाली ग्रंथि क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्राव करती है। श्लेष्मा क्या करती है, इसका स्वपाचन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कुछ कोशिकाएं होती है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बहुत तेज होता है, वो क्या करता है, कोशिका को पाचन कर सकता है, कोशिका को जला सकता है। इसलिए क्या है, म्यूकस श्लेष्मा, श्लेष्मा जिसका मतलब अपने जो मुंह में लार से आती है उस प्रकार से स्त्राव होता है, ठीक है। तो श्लेष्मा स्त्राव वो क्या करता है, इन कोशिकाओं को उसके जो प्रभाव है, अम्ल का जो प्रभाव, उससे इनको बचा के रखता है, ठीक है। तो वलन इसमें क्या बात पाए जाते हैं, आपको पता है म्यूकोसा में वलन पाए जाते हैं। वलन में क्या, लंबी नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण होता है, ठीक है। इस इन वलन में क्या हो जाएगा, वलन पाए जाएंगे। वलन में क्या हो जाएंगे कि लंबी नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण होता है। और इन ग्रंथियों में क्या होती है, इन ग्रंथियां जो मुख्य रूप से ये ग्रंथियां होती है जो पाई जाती है, वो कौन कौन सी ग्रंथि, दो प्रकार की ग्रंथि होती है। एक तो जठरीय ग्रंथि है, ठीक है, और दूसरी जठर निर्गम ग्रंथि, ठीक है। एक तो होती है आपके जठरीय ग्रंथि जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड दूसरी है जठर निर्गम जिसको पाइलोरिक ग्लैंड बोलते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड होती है श्लेष्मा का स्त्राव करती है, याद रखना बच्चों, बुक्स में लाइन देख कैसे कैसे याद रखना। पाइलोरिक ग्लैंड्स होती है या श्लेष, जो अपनी ये जठर निर्गम ग्रंथि है, ये तो किसका करती है स्त्राव, श्लेष्मा स्त्राव करती है। श्लेष्मा मैंने बताया क्या करता है, रक्षात्मक परत बनाता है अंदर, जिससे क्या होता है कि जो बहुत ही कम पीएच वाले जो अम्ल अंदर स्रावित होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके कुप्रभाव से इनको जो खुद की जो कोशिका इनको बचाया जा सकता है, दीवार की जो कोशिका इनको बचाया, क्योंकि HCl बहुत ज्यादा तेज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक बहुत ही घातक जो होता है, वो तेजाब की भांति काम करता है, भोजन गलाने का काम करता है। तो ये क्या होता है, वो कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। इसलिए क्या होता है, श्लेष्मा स्तर जो ये कोशिका स्रावित कर देती है, जो जठर निर्गम जो ग्रंथि है, ये श्लेष्मा स्त्राव होती है। श्लेष्मा स्त्राव होने से क्या होता है, इसमें रक्षा होती है। और जठर निर्गम जो ग्रंथि होती है, ये ज्यादातर पाइलोरिक पार्ट में, जठर निर्गमी भाग में पाई जाती है, पाइलोरिक पार्ट में आ जाती है, और इसकी कोशिकाओं की यहाँ पर रक्षा करती है। मध्य भाग में क्या होती है, ये ज्यादा पाई जाती है। आप जठर की ग्रंथियां जो आपके एसिड का सीक्रेशन करती है, पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती है, और ये मध्य काल में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कौन सी, जठरीय ग्रंथियां, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसिड का HCl का सीक्रेशन करना आवश्यक होता है, पेप्सिनोजन पाचक एंजाइम का से होता है। यहाँ पर श्लेष्मा का स्त्राव इसलिए करना आवश्यक होता है क्योंकि इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, इसकी पीएच होगी बहुत कम होगी। यहाँ पे जो पचित भोजन है उसकी पीएच होगी बहुत कम होगी। ये पीएच जब इसमें छोटी आंत्र में जाएगा, छोटी आंतरिक कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होता है उसको अपन यहाँ पर क्या करते हैं, उदासीन कर दे। उसके अंदर श्लेष्मा मिल जाएगा, उसके अंदर श्लेष्मा यहाँ रक्षा भी करेगा और साथ में विकसित हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण हो जाएगा, जिससे क्या पीएच उसकी जो भी बढ़ जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिड्यूनम में जो भोजन आएगा, जो ग्रहणी में जो भोजन आएगा, उससे ग्रहणी कोशिकाओं को
नुकसान नहीं होगा। तो मैंने बताया जठर निर्गम ग्रंथियां होती है श्लेष्मा स्थान में। दूसरी जो ग्रंथि जठरी ग्रंथि है, ये क्या पाई जाती है? मध्य भाग में, फंडस भाग में पाई जाती है। और इसमें जो होती है कोशिकाएं पाई जाती है। इसकी जो मुख्य कोशिकाएं हम बात करते हैं, या जाइमोजिन कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, या मुख्य कोशिकाएं पाई जाती है जो पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है? पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। और दूसरी अम्लजनन कोशिकाएं पाई जाती है जो ऑक्जेंटिव कैरेटर सेल्स बोलते हैं, जो HCl का स्त्राव करती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव करती है। ठीक है, ये ग्रंथियां मध्य भाग में पाई जाती है तथा अमाशय का लगभग कितना परसेंट? 80% भाग बनाती है। ठीक है, ये ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती है, मध्य वाले भाग में ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? जठरी ग्रंथियां, और इसके अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों अपनी जो बुक्स के अंदर। फिर बात होती है जठर निर्गम ग्रंथियां, मैंने पहले बता चुका हूँ। और ये क्या पे होती है? पाइलोरिक भाग में पाई जाती है और लगभग आमाशय 20% भाग बनाती है। और आमाशय में जो पेशीय स्तर में बाह्य अनुदैर्ध्य वर्तुल और तिरिक पेशियों का स्तर पाया जाता है, जो लास्ट में लिखा है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये जो मेन बातें थी आमाशय के बारे में। बुक्स वाली तो मैंने लाइन टू लाइन बताई है आपको। ठीक है, और साथ साथ में इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताइए, जैसे डायग्राम है, ये डायग्राम है, तो यदि आपको दिखता है अच्छे से, स्पष्ट रूप से दिखता है, तो एक बार आप इसको रफ में बनाना, फिर आप कहीं बुक्स में कोई या नोट्स में या नेट पे मैच करना, और फिर आप इनको फेयर के अंदर बना लेना, ताकि आपके याद करने में ज़्यादा आसानी रहे। तो बच्चों ये था, अपने आमाशय की बात थी, आज आमाशय के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, और कल के वीडियो में अपना आगे बात करेंगे जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये थी मुख्य बातें थी अपने पाचन मानव का पाचन तंत्र में अपना आमाशय तक पहुंचे हैं। आमाशय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, 3 भाग होते हैं इसके, और ये 4 इसके भित्ति जो होती है 4 स्तरों से बनी होती है, स्तरों के बारे में बताया। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियों में जठर श्लेष्मा स्त्राव करती है, और जठरीय जो ग्रंथि जाइमोजन और अम्लजनन कोशिकाएं जो होती है HCl का, और जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन जो होता है, जो पेप्सिन के पाचन में पेप्सिन बनता है। पेप्सिन जो प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में अपने अध्ययन किया। तो एक बार देख लो। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना बहुत है। आगे कक्षा में अपन जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे छोटी आंत के बारे में। तो जो आज की कक्षा में इतना बहुत है। ठीक है, आगे की कक्षा में अपन मिलते हैं, है ना। जितना बुक में दिया उन सारी चीज़ें डिस्कस करी है, और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगा और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।